नए अशोक स्तंभ के शेर पर शोर है। शेर की बनावट पर सियासी जोर है। सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी सरकार का विरोध करना है। इतिहास से छेड़छाड़ का दावा पुरजोर है। ये तो खुलेआम इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त। ओवैसी साहब, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आई। आप मतलब ये जो आक्रामक दिख रहा है नया शेर, उससे दिक्कत है, या लोकसभा स्पीकर ने अनावरण नहीं किया इससे है, या फिर पूजा वहां पर हुई है इस बात पर है? ओवैसी साहब देखिए, मैंने जब प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन डालते वक्त भी उन्होंने इनॉग्रेट किया, मैंने अपना ऑब्जेक्शन किया। कल जब प्रधानमंत्री नेशनल एम्बलम का अनवेल कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन उसी लाइन पर है। मेरा मानना यह है कि भारत का संविधान में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सुप्रीम होता है, और भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, वो किसी का मुदाखलत नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट का लोकसभा का स्पीकर है, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता कि वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर कर दें या उसके बरखिलाफ जाकर स्पीकर को अपने पीछे बिठाएं और उस नेशनल एम्बलम को आप अनवेल करें। ये प्रधानमंत्री गलत काम किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के खिलाफ है। हाँ, बहुत से जानकार लोग कह रहे हैं कि वो एम्बलम में जो लाइन है उसका ओरिजिनल फोटोग्राफ से मुख्तलिफ है, मगर मेरा बुनियादी सवाल यह है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के काम में मदाखलत नहीं कर सकता। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत? अच्छा, इतना टाइम प्रधानमंत्री के पास कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी नहीं, एक एम्बलम के इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं। अरे इतना टाइम क्यों है प्रधानमंत्री आपके पास? इसमें दिक्कत क्या है सर? इसमें दिक्कत क्या है? इतनी नई संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उस पर एक भव्य, मतलब बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग विघ्नवीर हो गए हैं। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब पूजा पाठ हो, कोई शुभ काम हो, नई शुरुआत हो, तो उसमें विघ्न डालने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। विघ्नवीर हो गया है इस देश का विपक्ष। क्या आपको गौरव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा अशोक चिन्ह वहां पर लगा है? नहीं, मुझे गौरव होता जब लोकसभा के स्पीकर उसका अनवेल करते, प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े होते। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री हैं। ये कोई देश नॉर्थ कोरिया या इराक नहीं है कि डिक्टेटरशिप चलेगी। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है और रहेगा इंशाल्लाह। सर अच्छा, ये बताइए, एक काउंटर क्वेश्चन है सर, ये सिर्फ लोकसभा की बिल्डिंग तो बन नहीं रही है जो आप बार बार ओम बिरला साहब का लोकसभा स्पीकर का नाम ले रहे हैं। उस नजर से तो आप देखें तो फिर राष्ट्रपति प्रिसाइड्स ओवर द पार्लियामेंट, राइट? राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर कैसे हो जाएंगे पूरे पार्लियामेंट के? सर मैडम देखिए, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीन चीजें हैं जिसमें कोई एक दूसरे मदाखलत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कैसा करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मदाखलत करेंगे क्या? नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर में। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट मदाखलत कर सकते? नहीं कर सकते। क्या प्रधानमंत्री पार्लियामेंट मदाखलत कर सकते? नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और पार्लियामेंट का मुखिया लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला है अभी। ठीक है, लेकिन लोकसभा की सिर्फ बिल्डिंग नहीं है ना सर? क्या मेरा ये तर्क सही नहीं है? सिर्फ लोकसभा की तो बिल्डिंग नहीं है ना, और इसी पार्लियामेंट में सरकार भी बैठती है ना? बिल्कुल बैठती है। आप बैठती है इसलिए लोकसभा की जो आप अंदर हॉल देखेंगे, स्पीकर की चेयर प्रधानमंत्री की चेयर से ऊपर है। अब मुझे नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री को बात हजम होती है नहीं होती है, मगर लोकसभा की स्पीकर की चेयर सबसे ऊपर होती है और प्रधानमंत्री की चेयर नीचे होती है। और जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं या हर मेंबर बोलता है, तो हमको लोकसभा की चेयर को देखकर बोलना पड़ता है। और रहा सवाल सेंट्रल विस्टा के बनाने का, वो प्रधानमंत्री कर ले, हमको क्या करना है उससे। मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट की, जिसका सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम है, और देश के प्रधानमंत्री को उसमें मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अरे प्रधानमंत्री बैठे पूजा पाठ कर रहे हैं और लोकसभा का स्पीकर पीछे बैठा है। प्रधानमंत्री पूजा हुई है, आपको इस बात से भी प्रॉब्लम है क्या? ताली मार रहे हैं। पूजा हुई है, बताइए। पूजा हुई है, इस बात से पार्लियामेंट की बेइज्जती है, मैं कहता हूं। ये तो पूजा हुई है क्या, इस बात से भी प्रॉब्लम है आपको? नहीं, मेरा मानना यह है, देखिए अगर आप हिस्ट्री के, मैं भी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, ये जो एम्बलम हमको मिला कहां से मिला?
ये अशोका द ग्रेट के जमाने का है और वहां पर उसी मुकाम पर गौतम बुद्धा ने अपना सबसे पहला सरमन खुतबा दिया था। चलिए प्रधानमंत्री ने एक हिंदू समुदाय के एक सेक्ट के तहत पूजा की, चलिए आपने कर दी। अरे भाई कोई बौद्ध मजहब के रिलीजियस स्कॉलर को ही बुला लेते आप। वो एम्बलम कहां से मिला? उस जगह से मिला जहां पर गौतम बुद्धा ने अपने पहला सरमन खुतबा दिया था, अपनी बात कही थी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहा हूं कि आपके दांत बड़े हैं या पार्लियामेंट का दांत बड़ा है? पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं। आप दांत नहीं दिखा सकते पार्लियामेंट को वैसे प्रधानमंत्री। आप पैसा दे रहे हैं तो संविधान के तहत आप देते हैं, आपको देना चाहिए पार्लियामेंट चलाने के लिए। पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट अलग है, पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज अलग है। ये सरकार बनने के बाद उन्होंने तो सेक्रेटरी जनरल भी पार्लियामेंट के एम्प्लॉइज स्कूल से नहीं बन रहा, बाहर से लोग आ रहे हैं। ठीक है, वो स्पीकर साहब तय करते होंगे, मगर पार्लियामेंट के दांत बड़े हैं, याद रखिए। मैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहा हूं, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसका अपील किया है। प्रधानमंत्री थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की मुखालिफत दूसरी मर्तबा कर रहे हैं। इतना टाइम कैसे प्रधानमंत्री का वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी भी नहीं, आप चले जाते हैं अनवेल करने तो सर के लिए। पीएम का शेड्यूल आप थोड़ा ना हैदराबाद से तय करेंगे सर, ये कैसी बात है? मुझे नहीं मालूम प्रधानमंत्री का शेड्यूल क्या है, मगर क्या प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि मई के महीने में 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां चले गई? वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है भारत का, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। नौजवानों का, युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन चुका है, बर्बाद हो रहे हैं, वो शेड्यूल में नहीं आता प्रधानमंत्री के। अगले इशू पर अब आते हैं सर। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, और मुख्यमंत्री के एक बयान पर आपने बहुत नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना होने पाए। क्या गलत है वो जो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक चिंता का विषय हर उस देश के लिए जहां जनसंख्या असंतुलन की स्थिति पैदा होती है और धार्मिक डेमोग्राफी पर विपरीत असर पड़ता है। क्या गलत कह रहे हैं? झूठ। मुख्यमंत्री एक बड़े प्रदेश के होकर झूठ बोलते हैं और इतने अजीम ओहदे पर बैठकर आपको उनको ज़ेबा नहीं देता किस तरह झूठ बोले। क्या भारत का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? बताइए आप मुझे। 20 करोड़ मुसलमान इस देश के मूल निवासी नहीं है, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस देश में अगर कोई मूल निवासी है तो आदिवासी और द्रविडियन है। ना योगी आदित्यनाथ है, ना असदुद्दीन ओवैसी है। फिर मैं तो ये दूसरी झूठ, उत्तर प्रदेश में जो TFR रेट है, क्या वो 2.7 से 2.4 नहीं हुआ? क्या ये भी झूठ है? क्या भारत में मुसलमानों का TFR रेट जो 2.6 था 2.3 हुआ, नहीं हुआ? और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके अंग्रेजी चैनल पर आप ही की कलीग मिलन शर्मा ने रिपोर्ट फाइल की, देख लीजिए आप। क्या ये झूठ है कि भारत के मुसलमान तीसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं? जो 2015 में 37% था, वो 47.4 हो गए। बताओ फिर कौन जिम्मेदार है? बगैर, अच्छा मैडम और एक बात सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ का झूठ। 2 अप्रैल 2022 को भारत की सरकार के हेल्थ मिनिस्टर ने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया, प्राइवेट मेंबर्स बिल जो बीजेपी के एमपी लाए थे, कहा था कि जबरन कानून की भारत को जरूरत नहीं है। क्या वो भी झूठ है? दिसंबर 2020 सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया मोदी सरकार ने कि देश को 2 चाइल्ड नॉर्म के कानून की जरूरत नहीं है। क्या वो भी झूठ है? अरे जो भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इनका जो आर्ग्यूमेंट है सर, इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं आपको समझाती हूं। जब देश की आजादी हुई तो 30 करोड़ हिंदू थे, 3.5 करोड़ मुस्लिम थे। जो अनुपात उस वक्त था वो अनुपात अब बदल चुका है, और जब आप हिंदू पॉपुलेशन वर्सेस मुस्लिम पॉपुलेशन आज देखते हैं तो वो अनुपात बदल चुका है, वहां पर उनकी संख्या बढ़ी है। इस पर आपका क्या जवाब है? जब वो धार्मिक असंतुलन की बात करते हैं तब वो यही। मैडम झूठ कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 20 साल में सबसे ज्यादा कम हुआ है। क्या ये भी झूठ है? बता दो योगी आदित्यनाथ। अरे उत्तर प्रदेश में मैडम 6% से 7.3% सिवियरली वेस्टेड बच्चे हैं। आप मुझे बता रहे हो ओवैसी साहब, आप एक सेकंड सर, सब ये छोड़ दीजिए, ये तर्क, ये दलील, ये बहस। मुझे ये बताइए, क्या ये मुस्लिम समुदाय, किसी भी समुदाय, हिंदू समुदाय में भी ये कंसर्न नहीं है पॉपुलेशन ग्रोथ? क्या इंडिया के लिए कंसर्न नहीं है? 1 करोड़ पीछे रह गए हम चीन से।
अगर हर समुदाय इसी में लड़ाई लग जाएगा, इसी में लड़ाई लग जाएगा कि हिंदू का कह रहे हैं कि मुस्लिम का कह रहे हैं, तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। एडुकेट करना पड़ेगा ना, तालीम ही उपाय है, क्या ये नहीं है? अच्छा सुनिए, आपके सवाल का दो जवाब। पहला जवाब, पूरे विश्व में भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, 50% आबादी 25 साल की है, आप 60% आबादी 40 साल की, आपने रोजगार दिया उनको। 8 साल से आपकी सरकार है, 1 करोड़ वैकेंसियां भारत सरकार के पास है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे 2014 में, झूठ कहा आपने। अब कह रहे हैं कि 2 साल में 10 लाख नौकरियां देंगी। इनका डेमोग्राफिक डिविडेंड, सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए, मैडम प्लीज सर प्लीज। डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपने बर्बाद कर दिया। चीन ने जो गलती की वो भारत को नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों का सेक्स रेशियो अच्छा क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? आप बोलते नहीं भारत के पास दौलत का है, गवर्नमेंट का डेटा है मैडम। अपर कास्ट लोगों के पास देश की 41% दौलत है, ये भी झूठ है। देश की 45% दौलत 5% लोगों के पास है, ये भी झूठ है। मैं आपसे पॉपुलेशन पर सवाल कर रही हूं, आप इसको बार बार नौकरी पर और आ रहे हैं कि अमीरों के पास इस देश में ज्यादा संपत्ति है। मेरे सवाल का एक सिंपल सा जवाब दीजिए सर। या फिर शफीकुर रहमान बर्क साहब जो कि इस देश की संसद में बैठते हैं, वो कह देते हैं अल्लाह की देन है। इस तरह के शब्दों का तो इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूं उसको समझिए। क्या हर समुदाय में इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की क्या जरूरत है? आप बोलिए वो जो भी बोल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क होना पड़ेगा। सबको अपने अपने पॉपुलेशन को लेकर नीचे लाने की जरूरत है। इसको बराबरी पर आप लाइए ना, वरना आप ए के बी बन जा रहे हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश यह है कि मिलन शर्मा की रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पढ़ लीजिए। डेटा दिखा रहे हैं सर, डेटा दिखा रहे हैं, आपके बगल में डेटा चल रहा है सर। अरे मैडम सुन तो मेरी बात तो सुन तो लीजिए। बगैर कानून बनाए टीएफआर रेट भारत का गिर रहा है। इसीलिए तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि 2 चाइल्ड नॉर्म की जरूरत नहीं है। क्यों कहा था सुप्रीम कोर्ट में, क्यों कहा था हेल्थ मिनिस्टर ने 2 अप्रैल 2022 को? आप चाहते हैं ऐसा कानून बने? आप चाहते हैं ऐसा? वैसे साहब चाहते हैं 2 बच्चे का कानून बने? मैं कानून का अपोज करूंगा, क्योंकि इससे होगा क्या मैडम, इससे हर आदमी, हर महिला पर दबाव पड़ेगा कि बेटा पैदा करो। कितना फिर क्या होगा मालूम आपको उसका नतीजा? अभी सेक्स रेशियो कितना गिरा हुआ है देख लीजिए आप। बगैर कानून के हमारा पॉपुलेशन टीएफआर रेट गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। 2030 तक भारत का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। 2026 तक यूपी का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा मैडम आखिरी बात आपके सवाल का, जो 5 प्रदेशों में जो हमारा टीएफआर रेट नहीं गिरा, उसमें मैडम उसमें शामिल है मणिपुर, मेघालय। आप बताइए झारखंड, इसमें मुसलमानों का क्या रोल है? चलिए मान लिया मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, इसमें मुसलमानों का क्या रोल बताइए आप। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, हमारे हिंदू भाइयों में मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर मुसलमानों का टीएफआर रेट 2.6 भी रहता है, गिरता नहीं तो गिरेगा, 200 साल लगेंगे। क्यों ये आप खौफ पैदा कर रहे हैं देश में? सर ये डेटा है, पता नहीं आपकी नजर से कैसे बच गया, वरना आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इंडिया का करंट सेक्स रेशियो आपको पता है, फॉर एवरी 1000 मैन 1020 औरतें हो गई हैं 2021 से। इस देश में प्रति 1000 पुरुष अब 1020 महिलाएं हैं। सेक्स रेशियो पलट गया है, जिसको सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी बचाओ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैडम बहुत अच्छी बात आपने की, उसमें मुसलमानों का सेक्स रेशियो बताइए चलिए, और हिंदू सेक्स रेशियो बताइए चलिए, बताइए उसमें कौन जिम्मेदार है उसका? सर ऐसा हिंदू और मुस्लिम वाला कहां मिलता है बताइए सर, मैं देख लूंगी। नहीं पढ़ना चाह रही है, आपको नहीं बताया गया है। आपके एडिटोरियल टीम को फायर करिए आप, नहीं उनसे कहिए। नहीं सर, आप मुझे बताइए ना, ये मिलता कहां पे है कि हिंदूज का कहां पे है, कितना है सेक्स रेशियो? डेटा है मैडम, पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह ने दिमाग दिया, पर अभी तो आपने मिसलीड किया ना सर। अल्लाह ने दिमाग जरूर दिया है, सबको दिया है, लेकिन अभी आपने मिसलीड किया सर। अब तो इंडिया का सेक्स रेशियो ठीक है, सेक्स रेशियो ठीक है। आप हजार मर्द पे बात करें ना, मुसलमानों का सेक्स रेशियो 936 से 951 इंप्रूव हुआ है। कौन करा ये इंप्रूव? मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट का डेटा ये, हमको कानून की जरूरत नहीं है। आप सही करें, तालीम। अच्छा, अगर सरकार को आप ललकार रहे हैं, आखिरी सवाल है सर, सरकार को ललकार रहे हैं कि 2 बच्चे वाला कानून क्यों नहीं लेके आते हैं? वो अगर लेकर आते हैं, क्या सर भागिएगा नहीं मेरे सवाल से? क्या ओवैसी साहब सपोर्ट करेंगे? मैं सुनिए, आप मुझे मेरी बात मुकम्मल करने की इजाजत दिए तो मैं कहूंगा कि कानून की जरूरत नहीं है। खुद सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट को,
खुद सरकार ने 2 अप्रैल राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, अरे आप लिटरेसी इंप्रूव करिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, इनकम बढ़ाइए, एक्सेस टू हेल्थ क्रिएट करिए। 8 साल में आपने क्या किया? 8 साल में सिर्फ आपने मुसलमानों को दुश्मन बनाकर देश में पेश किया। वो आपका सबसे बड़ा कारनामा है बीजेपी सरकार का। असदुद्दीन ओवैसी साहब, अध्यक्ष एआईएमआईएम पे बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर सवाल का जवाब देने के लिए। धन्यवाद सर। अब आपको दिखाते हैं आधे हिंदुस्तान में कैसे कुदरत ने कोहराम मचा रखा है। बाढ़ और बारिश की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। इस खतरे के बीच मौसम विभाग की चेतावनी और डराने वाली है। मौसम का रेड अलर्ट, बाढ़ बारिश का अटैक। अभी तो ट्रेलर है, तबाही का तांडव बाकी है। बादल बम की टिक टिक, 6 राज्यों में सायरन। गुजरात में बारिश लाएगी बर्बादी वाली सुनामी। आधे हिंदुस्तान में जल तांडव का सितम। आसमानी आफत पर ऑल इंडिया रिपोर्ट। बादल बम का खतरा, अगले 72 घंटे भारी। बारिश ने कहर ढाया तो गुजरात ने कुदरत के आगे सरेंडर कर दिया। एक तो नहीं बल्कि कई जिले इस वक्त सैलाब के कब्जे में हैं। लेकिन अभी ये तबाही का ट्रेलर है, क्योंकि अगले 72 घंटे गुजरात पर बहुत भारी है। पूरे गुजरात में अगले 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए पूरे गुजरात में बारिश रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा। लेकिन गुजरात रीजन में हेवी टू वेरी हेवी, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है। अगले 2 दिन 12, 13, 14 तारीख को हेवी टू वेरी हेवी, इवन एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी आसमान से बरस रही आफत आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचाने को तैयार है। बाढ़ बारिश वाला आफतकाल जिंदगी पर कितना भारी है, आप तबाही के मंजर से अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, बह गया बाइक सवार। क्या बाइक सवार को अपने साथ बहा ले गया बाढ़ का पानी? तस्वीर नंबर 2, डूबी कार, फंसी जिंदगी। कैमरे पर जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी जंग कैद हो गई। जिंदगी हारी या जीती। तस्वीर नंबर 3, ऊपर सैलाब, नीचे जिंदगी। सैलाब आया, जमीन खिसक गई और जिंदगी फंस गई। तस्वीर नंबर 4, जिंदगी मिली दोबारा। बुजुर्ग महिला के आंसू उस खौफ का गवाही है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। तस्वीर नंबर 5, हॉस्पिटल में पानी का कब्जा। सैलाब ने हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ा। जहां इलाज होता है वहां पानी का कब्जा है। तस्वीर नंबर 6, बेसमेंट बना कार का कब्रिस्तान। करोड़ों की कारें 4 घंटे की बारिश में बर्बाद हो गई। बेसमेंट में खड़ी कारों को बारिश ने कबाड़ बना दिया। तस्वीर नंबर 7, केदारनाथ में कुदरत का कोहराम। ये कुदरत का कहर है जो इंसानी जिंदगी पर टूटा है। तस्वीर नंबर 8, सैलाब आया, तबाही लाया। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ सैलाब नजर आएगा। क्या पेड़, क्या सड़क, क्या घर, सब कुछ डूब गया। तस्वीर नंबर 9, घर घर सैलाब का हाहाकार। सपनों का आशियाना अब आसमान से बरसी आफत से करा रहा है। घरों में पानी ही पानी है। तस्वीर नंबर 10, मंदिरों पर सैलाब संकट। मौसम का सितम ऐसा है, मंदिर भी नहीं बचे। सैलाब ने मंदिरों को भी डुबो दिया।
ये तस्वीरें आधे हिंदुस्तान में सैलाब के आपातकाल की गवाही दे रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मतलब यही है कि कुदरत का कोहराम अभी शुरू हुआ है। आज तक ब्यूरो। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र इलाके में अगले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 72 घंटे गुजरात के लोगों के लिए बहुत कष्टकारी हो सकते हैं। वजह है आसमान से बरस रही आफत से दूर दूर तक राहत की उम्मीद नहीं है। कहीं घरों के अंदर सैलाब का कब्जा है, कहीं पर जिंदगी और मौत की जंग, कहीं अस्पताल पर टूटा कुदरत का कहर। गुजरात के कई इलाके इस वक्त बर्बादी की बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। सबसे डराने वाली तस्वीरें राजकोट से आई। हॉस्पिटल के अंदर पानी भर गया। जान बचाने के लिए मरीज और तीमारदार भागते हुए नजर आए। किसी तरह रेस्क्यू बोट से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। राजकोट शहर की इन तस्वीरों को देखिए, पूरी सड़क पानी पानी है। इस तस्वीर को देखिए, छत से पानी पूरे रफ्तार से गिर रहा है और नीचे की जगह स्विमिंग पूल बन गई है। राजकोट के इस इलाके की तस्वीरें देखिए। शुक्र है यहाँ पर घर ऊंचाई पर बने हैं, वरना घरों में पानी घुसना तय था। घर के बाहर कहीं कहीं कमर भर पानी भरा हुआ है। मूसलाधार बारिश से राजकोट शहर त्राहिमाम कर रहा है। उन लोगों के लिए ये मुसीबत की घड़ी है जिन्हें जरूरी काम से घर से निकलना पड़ रहा है। अब आपको नवसारी में कुदरत के जल तांडव से मची तबाही वाली तस्वीरें दिखाते हैं। सड़क पर पानी, घरों के अंदर पानी। आसमानी आफत ने पूरे शहर को मानो डुबो दिया है। सैलाब ने लोगों को अपने ही घरों में हाउस अरेस्ट कर दिया है। लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मैं जिस लेवल के पानी में खड़ा हूँ वो घुटने से काफी ऊपर आ चुका है, तकरीबन 3-4 फीट ऊपर एटलीस्ट आप देख पा रहे हैं। और मुझे आगे और जाने को मना कर रहे हैं क्योंकि बहुत डेंजरस स्थिति है। जैसे आप देख पा रहे हैं वो सफेद रंग का जो घर है वहां के लोग वैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ देवधा गांव जो कि नवसारी में है, वहां के लोगों की हालत है पिछले 3 से 4 दिनों से। हम कुछ बच्चों से भी बात कर रहे थे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि आज तो वो लोग बेचैनी में निकले क्योंकि 3 दिन से घर पर रह गए थे और उनको यही टेंशन होती है कि खाने को आज क्या मिलेगा। इधर लगातार बारिश हो रही है 48 आवर से। हमको इधर पानी में हम लोग फंसे हुए हैं। आधे लोग को तो खाने का भी प्रॉब्लम हो रहा है और ये जो लड़के सब बाहर रहते हैं वो लोग ही हमको खाना पहुंचाते हैं और कहीं के घर में तो पानी भी घुस गया है अंदर और 2 दिन से हमारी यही परिस्थिति हो रही है। ये कच्छ की तस्वीर है। यहाँ भी हॉस्पिटल के अंदर पानी भरने से अफरा तफरी मच गई। बारिश का ब्रेक फेल हुआ तो शहर के हालात बद से बदतर हो गए। कच्छ में आज सुबह से भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई है। हम अभी कच्छ के अंजार में हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, निचले इलाकों में पानी भर चुका है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है क्योंकि लोगों के घरों में बारिश का जो बाढ़ का पानी है वो घुस चुका है। लगातार कच्छ के विभिन्न इलाकों में इस तरीके से भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वडोदरा में बारिश का कहर टूटा है तो सूरत में भी हालात बेकाबू हैं। अगर तापी की बात करें तो मंजर जुदा नहीं है। खतरे की बात यह है कि अगले 72 घंटे गुजरात पर बहुत भारी हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अगर आपको कैमरा घुमाकर एक बार दिखा दे तो ये देख सकते हैं कि जो डेंजर मार्क है उससे कहीं ज्यादा पानी बढ़ गया है और वलसाड़ में जो पानी गिर रहा है और वहां पर बारिश हो रही है। पिछले 4 दिनों से 16 जुलाई तक की रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मौसम विभाग ने कहा है कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की सारी टीम तैनात रहेगी और पिछले 2 से 3 दिनों में उन्होंने 700 से ज्यादा लोगों की जानें बचाकर उनको सेफ लोकेशन पर भेज दिया गया है। मतलब साफ है, गुजरात में बारिश वाला गदर अभी और कहर बरपाएगा। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में 4 घंटे की बारिश में करीब 3000 गाड़ियां सैलाब में डूब गई। सोचिए एक बार फिर अहमदाबाद पर कुदरत की नजरें अगर टेढ़ी हुई तो तबाही का मंजर कितना खौफनाक होगा।
सिर्फ 4 घंटे की रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने अहमदाबाद में जमकर हाहाकार मचाया। महंगी महंगी कारों की कब्र बेसमेंट में बन गई। जब तक पानी हटे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अहमदाबाद में हुई बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद के पॉश इलाके में कहे जाने वाले प्रहलाद नगर के पास। ये है ब्रज विहार 7 और इसका ये बेसमेंट है जिसे आप देख सकते हैं और बेसमेंट पूरी तरीके से पानी से भर गया था। यहाँ तक कि हालात ये थे कि आप देख सकते हैं जो वाटर लेवल का मार्क बना हुआ है वो बिल्कुल छत को छू गया था, जिसके चलते जो पार्किंग का इलाका है वो पूरा का पूरा पार्किंग जो है वो पानी में तब्दील हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ियां है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है पूरी तरीके से। करीब 15 से 17 गाड़ियां हैं जिसको नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं जो लग्जरीज कार जिसे कही जाती है ये सारी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है और पूरी की तरह पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था। 24 घंटे बाद यहाँ से पानी को निकाला गया है। हालांकि अब भी यहाँ पे काफी ज्यादा पानी है जिसको अब धीरे धीरे निकाला जाएगा। हमारे साथ इसी सोसाइटी के रहने वाले जो लोग हैं वो मौजूद है जिनकी कार यहाँ पे पानी के अंदर थी, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ है, आपकी गाड़ियाँ यहाँ पे थी? ऑलमोस्ट पूरी डूब चुकी थी गाड़ियाँ, जो 12 से ऊपर में मिनिमम 12 गाड़ियाँ हैं जो पूरी डूब चुकी थी। और अभी इंश्योरेंस वालों से ही पता चलेगा कि कितना नुकसान है, लेकिन कम से कम गाड़ियों की कीमत 1 CR से तो ऊपर ही, 1 करोड़ से तो ऊपर ही रहेगी। इतनी गाड़ियाँ, लग्जरियस गाड़ियाँ, MG हेक्टर है, ब्रेजा है, कम जीप की है, ये कैमरी है, तो बहुत सारी है। तो अभी तो हालात लगाना मुश्किल है। अहमदाबाद में बारिश की वजह से 3000 से ज्यादा गलियां पानी में डूब गई, तो वहीं सैलाब का सितम कारोबारियों पर भी टूटा। बारिश के बाद का तबाही का जो मंजर होता है वो कितना खतरनाक होता है। कल अहमदाबाद में बारिश हुई थी और अहमदाबाद में बारिश के बाद इसी कॉम्प्लेक्स में 2 गाड़ियां तैरती हुई दिखी थी। आज आपको ये दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी तो उतर गया है लेकिन अब तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। करोड़ों रुपए की यहाँ के जो व्यापारी है जिनकी दुकानें यहाँ पे थी, करीब 180 जितनी दुकानें यहाँ पे थी, उन सबको नुकसान हुआ है और भारी नुकसान हुआ है। किसी की मोबाइल की दुकान है तो किसी की बैटरी की दुकान है या किसी की घर के फर्नीचर की दुकान है। इन सभी दुकानों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा तबाही का मंजर। कल पहले मंजिल तक यहाँ पे पानी भरा हुआ था। ये दोनों गाड़ियां आपको याद होगा कि विजुअल्स में हमने दिखाए थे, ये दोनों गाड़ियां पानी के ऊपर तैर रही थी। लेकिन आज अब पानी तो निकल गया है लेकिन तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। ये बताइए, हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? एक्चुअल में देखा जाए तो नुकसान की तो कोई गिनती नहीं है, मालूम नहीं हो सकता कितना हो सकता है। जब अभी फिर से रिवाइव करेंगे, फिर से बिजनेस शुरू करेंगे तो एटलीस्ट हम लोग 6-8 महीने, 1 साल तो पीछे हो गए बराबर। और अभी एक्चुअल में क्या था, कॉम्प्लेक्स में सारे सिस्टम की व्यवस्था है लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो बाहर रोड के ऊपर का जो पानी ओवरफ्लो हुआ ना, उसने ये हालत खराब कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अहमदाबाद में चंद घंटों के अंदर 456 mm बारिश हुई, जो अपने आप में डराने वाली है। गनीमत है कि आसमान से बरस रही आफत पर ब्रेक लगी है। पूरा जो बेसमेंट है वो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क की गई थी वो गाड़ियां कुछ इस तरीके से पानी में तैर रही है इस वक्त। ये दृश्य अहमदाबाद शहर के है। यहाँ पे शहर के अंदर ही इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा का पूरा बेसमेंट जो है वो यहाँ पे पानी से लबालब भरा हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे सारी दुकानें हैं, इन दुकानों में लाखों करोड़ों का सामान होगा जो पूरी तरीके से पानी में बर्बाद हो चुका है। आप देख सकते हैं ये दूसरी गाड़ी है, एक ही बिल्डिंग में ये 2 गाड़ियां यहाँ पे तैर रही है और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कुछ और व्हीकल भी इसके अंदर अभी भी है। यहाँ तक कि यही हाल अहमदाबाद के दूसरे इलाकों के जो बेसमेंट है उनका भी इसी तरीके का हाल। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।